प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है, अभिनंदन। मैं आपको इस वीडियो में जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो इतिहास की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि यूँ हमने हमारे सामान्य ज्ञान, हमारे व्यावहारिक जीवन और जानकारी के लिए भी बेहद ज़रूरी है, अनिवार्य है। तो जो टॉपिक है, जो विषय है, जो मैंने आपके साथ शेयर करने के लिए, जो चर्चा करने के लिए चुना है, वो है उत्तराधिकार का नियम। प्रिय विद्यार्थियों, वैसे मैंने शुरू में इस पे एक वीडियो पहले भी डाल रखा है, लेकिन फिर भी समसामयिक होने के कारण फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो विद्यार्थी हैं, उनके नज़रिए से इसका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। और न केवल प्रारंभिक इतिहास की दृष्टि से, प्राचीन भारत की दृष्टि से, बल्कि मध्यकालीन इतिहास की दृष्टि से भी जब आप देखते हैं कि एक राजा जो शासक गद्दी पर बैठता है, दूसरा उसकी गद्दी पर बैठता है, वो किस मापदंड के तहत, किस नियम के तहत, किस योग्यता के तहत, या जिसका आधार क्या है, जिसका पैमाना क्या है कि एक सत्ता परिवर्तन होता है। तो मैं आपको इसको न केवल राजनीतिक, न केवल राजतंत्रात्मक इतिहास, बल्कि सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भी इससे संबंधित करते हुए आपके साथ चर्चा करूंगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, पहले तो हम बात करते हैं कि उत्तराधिकार है क्या। ये जो शब्द है, उत्तराधिकार का जो शब्द है, वो शब्द हमें किस तरफ इशारा करता है, कि ये क्या कहता है कि उत्तराधिकार क्या है। उत्तराधिकार, व्हाट इज उत्तराधिकार। तो ये जो शब्द है उत्तर, जैसा अब हम इसके शब्द की तरफ जाते हैं, इसके अर्थ की तरफ जाते हैं, तो उत्तर प्लस अधिकार। उत्तर यानी बाद में, उत्तर का लेटर, उत्तर का मतलब है बाद में। तो बाद में क्या, यानी वर्तमान में जो चीज है, जो सत्ता है, जो पावर है, अधिकार जो है। और उत्तर अर्थात बाद में किसके हाथ में जाएगा, किसके अधिकार में जाएगा, वो जो तय करने वाला जो नियम है, जो अधिकार है, उसी को उत्तराधिकार का नियम कहते हैं। कि जैसे उदाहरण के लिए हम बात करते हैं, लोकतंत्र में तो इनका कोई महत्व नहीं रह जाता है, सत्ता परिवर्तन में उत्तराधिकार का वो संवैधानिक प्रावधानों के तहत सत्ता परिवर्तन होता है लोकतंत्र में, बहुमत और चुनाव के द्वारा। लेकिन जब हम बात करते हैं राजतंत्र की, जहाँ राजतंत्रात्मक शासन प्रणालियाँ रही हैं, जब हम प्राचीन भारत में देखते हैं, मध्यकाल में देखते हैं, और स्वतंत्रता से पहले जब भारत में विभिन्न देशी रियासतें थी, उनमें भी आप देखते हैं तो सत्ता का परिवर्तन राजतंत्री था, राजा का शासन, एक व्यक्ति का शासन। तो सत्ता परिवर्तन किस तरह होता था, तो पहले मैं शब्द की दृष्टि से हम बात करते हैं, मैं राजनीतिक राजतंत्र की दृष्टि से भी बात करेंगे, समाज की दृष्टि से भी। जैसे एक राजा है, गद्दी पर बैठा है, उस राजा की मृत्यु हो जाती है, तो उस राजा की मृत्यु के बाद उसकी गद्दी पर कौन बैठेगा। एक राजा के एक पुत्र हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, चार, कितने भी हो सकते हैं संतान, जिसमें मैं इसमें पूरे व्यापक रूप से आपके साथ चर्चा करूंगा। न केवल पुत्र बल्कि पुत्री भी हो सकती है। क्यों, क्या पुत्री उत्तराधिकारी नहीं हो सकती? पुत्री यानी एक राजा की मृत्यु के बाद उसकी गद्दी पर जरूरी थोड़ी है कि पुत्री उसकी गद्दी पर बैठे। फिर पुत्र भी कौन सा पुत्र, जरूरी थोड़ी है कि पुत्र हो, दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो उस राजा की मृत्यु के बाद उसकी गद्दी पर पुत्र बैठेगा, पुत्री भी तो बैठ सकती है। पुत्र बैठेगा तो कौन सा पुत्र बैठेगा? पुत्री बैठेगी तो किस नियम से बैठेगी, नहीं बैठेगी तो क्यों नहीं बैठेगी?
तो वो तो तय करता है, वो जो सिद्धांत है, वो जो नियम है, वही उत्तराधिकार का नियम है। फिर हम बात करते हैं कि इसको हिंदू उत्तराधिकार और मुस्लिम उत्तराधिकार, यानी हम जो राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली पढ़ते हैं भारतीय इतिहास में, उसमें हम हिंदू शासन भी देखते हैं, हिंदू राज्य भी देखते हैं, साम्राज्य देखते हैं। विशेषकर प्राचीन भारत में आप जब पढ़ते हैं तो हिंदू शासकों का ही इतिहास ज़्यादातर हम पढ़ते हैं। तो एक तो बात वो हो गई हिंदू राजतंत्रात्मक या हिंदू राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में उत्तराधिकार का नियम क्या है। दूसरी हम बात करते हैं कि जब भारत में 7वीं सदी के बाद से जब भारत में मुस्लिम आक्रमण होने लगते हैं, जैसे 712 मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, और जब बात करते हैं कि हम मोहम्मद जो गोरी, जिसने 1175 से लेकर 1206 ईस्वी तक मध्य एशिया में गौर में शासन किया, और वो उसका उद्देश्य था भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना करना, जिसमें वो सफल भी रहा। और उसकी मृत्यु के बाद ऐबक ने और 1206 में भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, यानी मुस्लिम सत्ता की स्थापना की। तो यहाँ से बात शुरू होती है मुस्लिम राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली की। तो हिंदू राजनीति और राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली में उत्तराधिकार, और मुस्लिम राजनीति और राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली में उत्तराधिकार। ये तो बात हो गई दो धर्मों की, मान्यताओं की, परंपराओं की, और उनके राजतंत्रात्मक जो उत्तराधिकार का जो नियम है उसकी बात करेंगे हम। और तीसरी हम जैसे इनसे परे हट के बात करते हैं कि जब हम बात करते हैं समाज की, सोसाइटी की बात करते हैं हम, कि भारतीय समाज जो सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी है, भारतीय समाज है, वो उसका स्वरूप क्या है, उसका रूप क्या है, उसकी व्यवस्था कैसी है। क्या हम भारतीय जो समाज है उसमें उत्तराधिकार का नियम है, या जो सिस्टम है वो सिस्टम क्या है। क्या समाज में स्त्री की प्रधानता है या पुरुष की प्रधानता है, कि जो सामाजिक ढांचा है जो इंडियन सोसाइटी का, वो पुरुष प्रधान है या महिला प्रधान है, स्त्री प्रधान है। तो आप इसमें देखेंगे कि पुरुष प्रधान है, तो पुरुष प्रधान क्यों है, इसके मायने हैं। स्त्री प्रधान जैसे हम भारतीय समाज में देखते हैं, इतिहास में देखते हैं कि कई जो क्षेत्र हैं, जातियाँ, उनमें आज भी जो महिला की प्रधानता है वो क्यों है, वो सब इसी व्यवस्था, इसी सिस्टम, इसी नियम के तहत है। जब हम ढांचा स्थापित कर लेते हैं, नियम तय कर लेते हैं, मान्यताएं बना देते हैं, परंपराएं तय कर लेते हैं, तो वही चीज़ है जिसके बारे में मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ। वो भी चीज़ आती है उत्तराधिकार के नियम में ही। जैसे हम समाज के संदर्भ में बात करते हैं तो इंडियन सोसाइटी में आप जो आज वर्तमान की बात करते हैं तो वो कैसा दिखाई देता हमें, पुरुष प्रधान, यानी जिसमें पुत्र का महत्व है, पुत्र का महत्व है, पुत्र ही बड़ा बनता है, वही विवाह करता है, संतान उत्पन्न करता है, फिर वो उसके भी संतान होगी तो वो भी पुत्र को ही महत्व दिया जाता है। तो भारतीय जो समाज है वो जो पुरुष प्रधान है उसके पीछे भी यही है कि जब पिता, हम कहते हैं कि पिता परिवार का मुखिया है, तो पिता की मृत्यु के बाद परिवार का मुखिया कौन हुआ, उसकी पुत्री भी हो सकती है। उसका पुत्र है तो क्यों है और कौन सा पुत्र, तो ये जो सारी चीज़ें तय करता है वो भी उत्तराधिकार का नियम ही करता है। फिर पुत्र की बात करते हैं हम कि चलो ठीक है कि पितृ सत्तात्मक समाज है भारतीय जो परिवार है, जो समाज है, वो पितृ प्रधान है, पुरुष प्रधान है। पितृ प्रधान यानी पिता की प्रधानता, परिवार का मुखिया ही पिता है।
तो पिता की मृत्यु के बाद कौन सा पुत्र उसका अधिकारी होगा, जो परिवार का मुखिया होगा, कौन सा होगा? भाई एक पिता के कई पुत्र हो सकते हैं, तो वो जो तय करेगा, वो जो नियम, वो जो सत्ता बदली जाएगी, जो सत्ता प्राप्त होगी, वो तो उत्तराधिकार के नियम से ही होगी। लेकिन कौन सा पुत्र और कौन सी पुत्री समाज में, या यूँ कहें कि राजनीतिक जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था है उसमें भी यही सिस्टम काम करता है, जो समाज में सोसाइटी में कर रहा है कि एक पिता के बाद या तो उसकी पुत्री, मात्र सत्तात्मक है तो उसकी पुत्री उसकी उत्तराधिकारी होगी, लेकिन पुत्री भी एक से अधिक हो सकती हैं और पुत्र भी एक से अधिक हो सकते हैं। तो पिता की मृत्यु के बाद कौन सा पुत्र उसका उत्तराधिकारी होगा, कौन सी पुत्री उसकी उत्तराधिकारी होगी, वो जो तय करने वाला जो सिद्धांत है, जो नियम है, वही उत्तराधिकार का नियम है। और जब हम बात कर रहे हैं कि जैसे कि एक राजा के, अब जब राजतंत्र की बात कर लेते हैं, इसी को मैंने आपकी सोसाइटी के संदर्भ में बताया कि सोसाइटी समाज में भी यही नियम काम करता है कि पिता की मृत्यु के बाद परिवार का मुखिया कौन होगा, पुत्र होगा। तो समाज पुरुष प्रधान है, पितृ प्रधान है। अगर जैसे समाज मातृ प्रधान है, पुत्री प्रधान है, तो परिवार की मुखिया माता और उसकी मृत्यु के बाद उसकी पुत्री। तो ये जो तय करता है वो उत्तराधिकार का नियम ये तय करता है। अब मैं आपको, जब राजनीति राजतंत्र की बात करते हैं हम, कि राजतंत्रात्मक एक शासक की मृत्यु के बाद, एक राजा की मृत्यु के बाद उसकी गद्दी पर, उसके राज्य पर किसका अधिकार होगा, तो वो जो नियम तय करेगा वो नियम ही उत्तराधिकार का नियम कहलाता है। पहली बात। दूसरी बात है कि जब हम बात करते हैं, हम हिंदू उत्तराधिकार की बात करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको वर्तमान जो हिंदू उत्तराधिकार का नियम है, जो संपत्ति उत्तराधिकार का नियम है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली, जो समाज का जो सिस्टम रहा है, जिसमें आज भी आप देखते हैं कि जो पिता की मृत्यु के बाद जो उसका बड़ा पुत्र उसका एक परिवार का मुखिया बन जाता है, और पगड़ी की रस्म में भी बड़े पुत्र की ही पगड़ी बांधी जाती है, उस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। तो और वो विशेषकर राजनीतिक राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली में, और इसमें जो जिस नियम से, जिस आधार पर सत्ता परिवर्तन होता था, वही उत्तराधिकार का नियम कहलाता है। तो हम हिंदू उत्तराधिकार के नियम की बात करते हैं, तो हिंदू उत्तराधिकार के नियम में ये व्यवस्था रही है कि जैसा कि आप देखते हैं कि हम सिंधु सभ्यता को देखते हैं, वो स्त्री प्रधान थी, मातृ प्रधान थी, और वहाँ पर स्त्रियों का प्रमुख स्थान था। फिर बाद में हम जब वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं, आर्य सभ्यता पढ़ते हैं, तो उसमें आप देखते हैं कि जो वैदिक समाज था उसमें जो 3 ऋणों की व्यवस्था की गई, उसके बाद में उनके लिए पुत्र का स्थान सर्वोपरि हो गया। यानी वैदिक जो समाज था पुत्र और पुरुष प्रधान समाज था। फिर हम उसी व्यवस्था में आगे चलकर हम राजनीति की बात करते हैं, राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली की बात करते हैं, तो उसमें जब हम देखते हैं कि जब राज्य स्थापित हुए, पहले छोटे राज्य जन, फिर जनपद, थोड़े बड़े, फिर हम जब महाजनपद राज्यों की बात करते हैं, राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली की बात करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि जो पिता की मृत्यु के बाद, एक राजा की मृत्यु के बाद, पहले तो जो राजा का पद था वो आनुवंशिक नहीं था। यानी जब आनुवंशिकता नहीं रहेगी तो उत्तराधिकार का नियम इतना विशेष पारिवारिक संदर्भ में इतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाता, इसके कोई इतने मायने नहीं रह जाते। लेकिन जब बाद में चलकर
जब राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली में आनुवंशिकता यानी एक पिता के बाद उसी के पुत्र जो आनुवंशिक वंश के आधार पर आनुवंशिकता के आधार पर राजतंत्र में इसका उदय हुआ, एक ही परिवार के एक ही पिता के पुत्र ऐसे जो वंश परंपरा पैतृक जो राजतंत्रात्मक प्रणाली चली उसके तहत उत्तराधिकार का नियम महत्वपूर्ण हो गया। और यह अनिवार्य हुआ कि किस नियम के तहत राजा की मृत्यु के बाद कौन गद्दी पर बैठेगा, या जैसे उसके कई पुत्र हैं तो कौन सा बैठेगा। आपसी पारिवारिक सामंजस्य बना रहे, भाईचारा बना रहे, उनमें मधुर संबंध बने रहे, इसके लिए जरूरी था कि उत्तराधिकार का कोई नियम ऐसा हो जो जिसमें शांति से प्रेम से सत्ता का हस्तांतरण बंटवारा हो जाए। और वही नियम उत्तराधिकार का नियम आया। और उत्तराधिकार के नियम में जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम बात करते हैं सोसाइटी की, कि जब सोसाइटी समाज ही आपका पितृसत्तात्मक हो गया, पुत्र प्रधान हो गया, तो जब तो लड़कियों को राजनीतिक अधिकार से वंचित कर दिया गया और उनको गद्दी से वंचित करके पुत्र को इसका अधिकार दे दिया गया कि पिता की मृत्यु के बाद उसका पुत्र ही उसका उत्तराधिकारी होगा। तो ये उत्तराधिकार का नियम आया। और इसमें मैं आपको दूसरे वीडियो में बात करेंगे ज्येष्ठाधिकार, मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, इसमें थोड़ी सी दूसरी बात करते हैं। मैं अब राजतंत्रात्मक उत्तराधिकार के संदर्भ में बात कर रहा हूँ कि जैसे हिंदू उत्तराधिकार की बात की तो हम बात करें मुस्लिम उत्तराधिकार, यानी मुस्लिम जो राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी उसमें उत्तराधिकार का नियम की क्या व्यवस्था थी। हिंदू उत्तराधिकार का नियम में हमने बात की कि वहाँ उत्तराधिकार का नियम था, यानी अधिकार पहले ही तय कर दिया गया कि राजा की मृत्यु के बाद, एक शासक की मृत्यु के बाद उसकी गद्दी पर कौन बैठेगा, उसका पुत्र बैठेगा। कौन सा पुत्र बैठेगा? ज्येष्ठ। वो ज्येष्ठाधिकार में मैं आपको दूसरे वीडियो में बात करेंगे। तो हम बात करते हैं मुस्लिम राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में उत्तराधिकार का नियम। तो प्रिय विद्यार्थियों में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जहाँ हिंदू समाज, हिंदू राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली में उत्तराधिकार का नियम रहा है, लेकिन मुस्लिम जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली है, उसमें उत्तराधिकार का कोई नियम नहीं है। जहाँ हिंदू राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली में जिसमें वर्ण व्यवस्था का विधान करके ये पहले ही निर्धारित कर दिया गया कि कौन राजा बनेगा, कौन नहीं बनेगा, और फिर एक वर्ग जो क्षत्रिय वर्ग को राजा बनने का अधिकार दे दिया कि शासन करने का अधिकार केवल क्षत्रियों को ही है। फिर बाद में उसमें से भी तय कर दिया कि उसका पुत्र ही उसकी गद्दी पर बैठेगा। फिर ये भी तय कर दिया कि उसका बड़ा पुत्र ही गद्दी पर बैठेगा। सारी चीज़ें तय कर दी गई, निश्चित कर दी गई, जहाँ समानता, योग्यता सबको दरकिनार कर दिया गया। लेकिन जब हम मुस्लिम राजतंत्रात्मक व्यवस्था को देखते हैं तो मुस्लिम जो राजनीति और शासन की जो व्यवस्था है, उत्तराधिकार की जो व्यवस्था है, उसमें हम देखते हैं कि आश्चर्यजनक रूप से कि वहाँ उत्तराधिकार का कोई नियम नहीं है। वहाँ कोई ये पहले से तय नहीं किया जाता कि फलाने शासक की मृत्यु के बाद उसकी गद्दी पर फलाना उसका पुत्र, उसकी पुत्री कौन गद्दी पर बैठेगा, उसका बड़ा बेटा बैठेगा, छोटा बेटा बैठेगा, उसकी पुत्री बैठेगी कि नहीं बैठेगी। यानी इस विषय में जो मुस्लिम उत्तराधिकार या मुस्लिम जो राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली है वो, और मुस्लिम राजनीति पर, प्रशासन पर जो मुस्लिम ग्रंथ लिखा गए हैं राजनीति और प्रशासन पे, वो मौन है कि वहाँ कोई भी उत्तराधिकार का नियम नहीं है। अब उत्तराधिकार का नियम क्यों नहीं है? मुस्लिम राजनीति में उत्तराधिकार का नियम क्यों नहीं तय किया गया? इसका सीधा सा उत्तर यह है कि इस्लाम धर्म समानता पर अत्यधिक जोर देने के कारण जहां वो कहता है कि राजा और रंक, अमीर और गरीब, कमजोर, दुर्बल और शक्तिशाली में कोई भेद नहीं है। जब वो ये मान लेते हैं
कि समानता सर्वोपरि है, कि जिसमें पहले से ये तय नहीं किया जा सकता कि किसको क्या देना, किसको उससे वंचित करना है। तो ये असमानता जो भाव था उससे बचने के लिए, इसलिए समानता पर अत्यधिक जोर देने के कारण ही इस्लाम में उत्तराधिकार का नियम नहीं है या नहीं अपनाया गया। क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो समानता का जो सिद्धांत है, उसका जो उनके विचार है, उनका जो धर्म का प्रमुख अंग है समानता, वो नहीं रह जाता। क्योंकि जब हम पहले तय कर देते हैं कि कौन राजा बनेगा, हम किसी को उसके योग्यता से, कोई भी बेटा, जैसे हम देखते हैं कि एक राजा है तो राजा योग्य है, शक्तिशाली है, योग्य है, प्रजा वत्सल है, कुशल है, प्रजा पालक है, वो सभी का हितैषी है, योग्य है, शक्तिशाली है, तो ये जरूरी नहीं है कि उसका पुत्र भी योग्य हो, शासन चलाने के योग्य हो। लेकिन एक जो हम देखते हैं हिंदू उत्तराधिकार में तय कर दिया जाता है। इस्लामिक विचारधारा में, राजनीति में इसको तय नहीं किया गया, क्योंकि अगर ऐसा किया जाता तो योग्यता और समानता के साथ ये अन्याय होता। इसलिए इस्लामिक जो राजनीतिक व्यवस्था है, प्रशासनिक जो व्यवस्था है, उसमें उत्तराधिकार का नियम का अभाव है, उसका कोई स्थान नहीं है, क्योंकि वो समानता पर और योग्यता पर जोर देने के कारण ही उन्होंने उत्तराधिकार के नियम को, सिद्धांत को नहीं अपनाया। अब इसी का उदाहरण देते हुए मैं आपसे जैसे बात करूं कि क्या जैसे हम हिंदू राजनीति और प्रशासनिक जो व्यवस्था देखते हैं, सोसाइटी देखते हैं, जिसमें सब कुछ पहले से तय कर दिया, उत्तराधिकार भी और शासन कौन करेगा ये भी, तो क्या उस नियम के तहत, और हम जब दूसरी तरफ बात करते हैं कि मुस्लिम राजतंत्रात्मक व्यवस्था, जिसमें आप देखते हैं कि एक राजा है, एक सुल्तान है, वो गद्दी पर बैठता है और उसका जो गुलाम है, सुल्तान का, सम्राट का, शासक का, उसका गुलाम अर्थात उसका दास भी राजा बन जाता है, सुल्तान बन जाता है। आप देखते हैं सल्तनत काल में, जैसे ऐबक है, इल्तुतमिश है, बलबन है, ये पूरा गुलाम वंशी किसी न किसी का, उसके माता पिता अपने प्रारंभिक जीवन में दास रहे थे, गुलाम रहे थे। तो क्या उत्तराधिकार के नियम तय होने से वो सुल्तान राजा बन सकते थे? नहीं। वैसे ही हिंदू उत्तराधिकार में हम देखते हैं कि क्या शूद्रों को शासन करने का अधिकार दिया गया? नहीं। तो ये उत्तराधिकार का नियम हिंदू राजनीति का एक महत्वपूर्ण पार्ट रहा है, और जिसमें पुत्र का ज्येष्ठाधिकार का नियम अपनाया गया। और इस्लामिक जो मुस्लिम राजनीतिक विचारधारा है, उसमें उत्तराधिकार के नियम को कोई स्थान नहीं दिया गया, समानता और योग्यता पर जोर देने के कारण। धन्यवाद।